हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे द टेम्पेस्ट का एक्ट 3 सीन 3। अगर आपने पहले के सीन्स नहीं देखे तो ऊपर कार्ड्स में लिंक आ रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो एक्ट 3 सीन 3 में गोंज़ालो, अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो और बाकी सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। गोंज़ालो चल चलकर थक चुका है एकदम। उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है बाकी सभी लोगों से, तो वो कहता है कि मैं अब और नहीं चल पाऊँगा, मुझे आराम की ज़रूरत है। मेरी बूढ़ी हड्डियां दर्द करने लगी हैं और यहाँ का रास्ता भी बहुत ख़राब है। अलोंसो कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरी वजह से तुम सब थक गए हो। मैं खुद भी थक गया हूँ और तुम्हें भी थका दिया है मैंने अपने साथ। खुद तो थक ही गया हूँ और अपने साथ में तुम्हें भी थका दिया है। अब मैं हार मान चुका हूँ, निराश हो चुका हूँ। मतलब अलोंसो को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि उसका बेटा फर्डिनेंड उसको आइलैंड के ऊपर मिल जाएगा भटकता हुआ, लेकिन अब उसने अपनी पूरी उम्मीद छोड़ दी है, होपलेस हो चुका है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब फर्डिनेंड हमें मिलेगा। फर्डिनेंड डूबकर मर चुका है और अब मैं अपनी सर्चिंग को ख़त्म करता हूँ यहाँ पर। एंटोनियो सेबेस्टियन को साइड में ले जाता है और बोलता है कि अलोंसो बहुत दुखी है, होपलेस हो चुका है एकदम। हमारे पास दोबारा से अच्छा मौका आ सकता है, दोबारा से एक और मौका बनेगा यहाँ पर। सेबेस्टियन कहता है, हाँ अब की बार जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। मतलब ये दोनों दोबारा से अलोंसो को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। एंटोनियो कहता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आज रात जब ये लोग आराम से सो जाएंगे तब हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। थके हुए तो ये हैं, इसलिए ये हमारा मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे, डिफेंस भी नहीं कर पाएंगे। सेबेस्टियन कहता है, ठीक है तो रात तक इंतज़ार करते हैं और फिर अटैक करेंगे। इसी दौरान क्या होता है, एक अजीब सा म्यूज़िक बजना शुरू हो जाता है। अलोंसो कहता है, ये अजीब सा म्यूज़िक कहाँ से आ रहा है? गोंज़ालो कहता है, वाह बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, प्रोस्पेरो खुद आ जाता है। इस बार प्रोस्पेरो खुद आया है, लेकिन प्रोस्पेरो किसी को दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है। प्रोस्पेरो अपने साथ बहुत सारी स्पिरिट्स को लेकर आया है, अलग अलग शेप्स में स्पिरिट हैं उसकी, और बहुत सारी आत्माएं आती हैं और डांस करने लगती हैं। उसके बाद ये शेप्स एक टेबल को लेकर आती हैं और उस टेबल के ऊपर बढ़िया सा खाना लगाती हैं। इसके बाद वो शेप्स अलोंसो और बाकी सभी लोगों को इनविटेशन देती हैं, इनवाइट करती हैं कि आप आइए और खाना खाइए, और इनविटेशन देने के बाद वो सभी स्पिरिट्स गायब हो जाती हैं। अलोंसो कहता है, ये क्या था, मैंने तो आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। सेबेस्टियन भी घबरा जाता है, कहता है ये क्या हुआ है। सेबेस्टियन कहता है कि अब मुझे यकीन हो गया है कि यूनिकॉर्न भी होता है। यूनिकॉर्न कुछ इस तरह का होता है, आपने कार्टून्स में देखा होगा, सींग निकला हुआ होता है इसका, लेकिन ये सिर्फ एक मिथोलॉजिकल एनिमल है। तो सेबेस्टियन कहता है कि अभी जो मैंने देखा है उसके बाद से मुझे यूनिकॉर्न के होने पर भी यकीन हो गया है। मतलब इस दुनिया में कुछ भी स्ट्रेंज हो सकता है। और अब मैं ये भी मानता हूँ कि अरब में एक पेड़ है जिसमें फिनिक्स रहता है। फिनिक्स भी एक मिथोलॉजिकल बर्ड है और ऐसा कहा जाता है कि फिनिक्स 500 साल में एक बार पैदा होता है और फिर अपने आप को आग लगा लेता है, जलने के बाद राख हो जाता है और फिर उस राख में से दोबारा से उसका रीबर्थ होता है। एक मनगढ़ंत कहानी है। तो ये भी एक मिथोलॉजिकल बर्ड है और फिनिक्स को सिंबल ऑफ रीबर्थ माना जाता है। बहरहाल कहानी के ऊपर हम लोग वापस आते हैं। तो भैया सेबेस्टियन ये कहता है कि आज जो मैंने देखा है ना, उसे देखने के बाद मुझे लगता है कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो सकता है यहाँ पर, कुछ भी स्ट्रेंज हो सकता है यहाँ पर, यूनिकॉर्न भी हो सकता है, फिनिक्स भी हो सकती है। एंटोनियो कहता है कि मैं तो यूनिकॉर्न और फिनिक्स दोनों को मानता हूँ, बहुत पहले से मानता हूँ। जब ट्रैवलर हमें अलग अलग अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस सुनाते थे अपने, तो हमें वो सब बेवकूफ़ लगते थे, लेकिन अब हमने कुछ अजीब देखा है, सही में हमारी आंखों के सामने कुछ अजीब सा हुआ है, तो अब हमें पता लग गया कि वो ट्रैवलर सही बोलते थे। देखो होता क्या है, एंटोनियो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि जब तक आप अपनी आंखों से किसी चीज़ को नहीं देखो ना, तो आपको यकीन नहीं आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि चुड़ैल होती है तो आप कहोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपने आंखों के सामने कुछ ऐसा देख लेते हो कभी, तो फिर आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। तो यही बात एंटोनियो भी कर रहा है कि जब ट्रैवलर हमें इस तरह की कहानियां बताते थे तो हमें यकीन नहीं आता था, लेकिन अब हमने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख लिया है, तो अब हमें यकीन हो गया है कि वो ट्रैवलर सही बोलते थे, यहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल हो सकता है।
गोंजालो भी कहता है कि अगर मैं अपने शहर नेपल्स में जाकर बताऊंगा कि मैंने स्प्रिट्स को देखा खाना लगाते हुए, तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे पागल समझेंगे। लेकिन कुछ भी कहो, ये मॉन्स्टर्स बहुत जेंटल थे, बहुत काइंड थे। इन्होंने बिना कुछ नुकसान पहुंचाए हमारे लिए टेबल लेकर आए और उसके ऊपर खाना लगाया, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये बहुत जेंटल थे, बहुत काइंड थे। दोस्तों, प्रोस्पेरो खड़ा हुआ देख रहा होता है सारा नज़ारा, और प्रोस्पेरो अपने आप से कहता है कि यहाँ पर मौजूद लोग शैतान से भी ज़्यादा बदतर हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहा है प्रोस्पेरो? क्योंकि सेबेस्टियन और एंटोनियो ने अलोंसो को जान से मारने की कोशिश करी थी, इसलिए वो कह रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग तो शैतान से भी ज़्यादा बदतर हैं। अलोंसो अभी भी शॉक्ड है, उसके समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है, कौन लोग थे ये और किस तरह के इनके गेस्चर्स थे। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है यहाँ पर। फ्रांसिस्को भी कहता है कि ये लोग एकदम से ही गायब हो गए। सेबेस्टियन कहता है छोड़ो यार, अब जो होना तो हो गया, कुछ भी हो, कोई भी लोग हो, हमें क्या लेना देना, खाना तो लगा हुआ है, खाना खाओ, बहुत भूख लग रही है। अलोंसो कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, खाना खाना है खाओ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। अब अलोंसो को डर लग रहा है कि पता नहीं खाने में क्या हो, कौन लोग थे, किस तरह का खाना लगा के गए। तो गोंजालो कहता है कि सर आप घबराओ मत, जब हम बच्चे थे तो हमने भी बहुत अजीब अजीब कहानियाँ सुनी हैं, ऐसी कहानियाँ सुनी हैं जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन अब हमने अपनी आंखों से देख लिया है, घबराओ मत आप। तो इस तरह से दिलासा दे रहा है गोंजालो कि आप घबराओ मत, खाना खा लो। तो अब क्या होता है? अलोंसो कहता है चलो ठीक है, मैं खाता हूँ खाना, अब डरना कैसा, क्योंकि अब जीने का तो कोई मकसद ही नहीं बचा, जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं बचा। मेरा बेटा फर्डिनेंड मर चुका है, तो अब मैं जी कर क्या करूँगा? अब इस खाने में जहर हो या कुछ भी हो, मुझे क्या लेना देना। तो भले ही ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी मील क्यों ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस खाना खाने के बाद मैं बचूं या नहीं बचूं, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को खो चुका हूँ, मेरे पास कोई वजह नहीं है जीने की। दोस्तों, अब ये लोग खाना खाने जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर बिजली कड़कती है बहुत तेज़, और एरियल आ जाता है। एरियल उस टेबल के ऊपर हार्पी बर्ड की तरह आता है। हार्पी बर्ड कुछ इस तरह की होती है, बहुत भयानक सी होती है, ये मिथोलॉजिकल एनिमल है, और इसका चेहरा औरत की तरह होता है और बॉडी बर्ड की तरह होती है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, इस तरह की होती है ये। तो एरियल इस बड़े से हार्पी बर्ड की तरह उस टेबल के ऊपर आता है, और वहाँ पर रखा हुआ सारा जो सामान रखा हुआ होता है टेबल के ऊपर, खाना रखा हुआ होता है, वो सब गायब हो जाता है। एरियल कहता है कि तुम लोगों में से 3 लोग ऐसे हैं जो इंसानों के बीच में रहने लायक नहीं हैं। 3 लोग कौन कौन से बोल रहा है वो? एंटोनियो, सेबेस्टियन और अलोंसो। क्योंकि ये तीनों दुष्ट करैक्टर हैं, तो एरियल कहता है कि इन तीनों को किस्मत ने समुंदर से निकालकर आइलैंड के ऊपर डाल दिया, और मैंने तुम्हें पागल बना दिया है इस आइलैंड के ऊपर, मैं ही था जिसने तुम्हें परेशान किया है। ये बातें सुनकर सभी लोग अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। एरियल कहता है बेवकूफ़ हो, पता है तुम्हें किसके सामने तलवार दिखा रहे हो? अगर मैं चाहूँ तो अभी ऐसा जादू करूँगा कि तुम तलवार उठा भी नहीं पाओगे। और चलो मान लो तुमने तलवार चला भी दी, तब भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जैसे तुम हवा में तलवार चलाते हो तो हवा का कुछ नहीं बिगड़ता, पानी में चलाते हो तो पानी का कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसे ही अगर तुम मेरे ऊपर तलवार चलाओगे तो मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुनो मेरी बात, ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने प्रोस्पेरो और उसकी बेटी को मिलान शहर से बाहर निकाल दिया था, तो अब जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने प्रोस्पेरो और उसकी बेटी के साथ बुरा किया, अब तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। भूखे प्यासे थके हुए इधर से उधर इस आइलैंड के ऊपर तुम भटकते रहो, यही तुम्हारी सज़ा है। तुम्हें तड़पाया जा रहा है, तुम्हें मौत नहीं दी जा रही, तड़पाया जा रहा है। क्योंकि मौत क्या होती है? 1 टाइम पेन होता है, एक बार मौत आई, एक बार पेन हुआ, ख़त्म। लेकिन तड़पाने में इंसान बार बार मरता है। तो इस आइलैंड पर भूखे प्यासे तड़पते रहो, तड़प तड़प के मरोगे। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे साथ में नहीं है, अलोंसो भी अपना बेटा फर्डिनेंड खो चुका है। तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक तरीका है। अगर तुम बचना चाहते हो तो अपने दिलों को बदल दो, अपने दिलों से नफ़रतों को निकाल दो और रियलाइज़ करो कि तुमने प्रोस्पेरो और उसकी बेटी के साथ में कितना बुरा किया था।
अगर ऐसा करोगे तो शायद तुम्हें माफ़ कर दिया जाए। इतना इतना कहकर एरियल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बिजली कड़कती है, म्यूज़िक बजता है और दोबारा से वही शेप्स आ जाती हैं जो प्रोस्पेरो की दूसरी स्पिरिट्स थी वो आ जाती हैं, जिन्होंने पहले खाना लगाया था। तो वो आ जाती हैं और वापस से डांस करना शुरू कर देती हैं। इसके बाद वहाँ पर रखी टेबल को वो अपने साथ में ले जाती हैं। प्रोस्पेरो सारे नज़ारे को देख रहा होता है और एरियल की बहुत तारीफ़ें करता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जो काम तुम्हें बताया गया था वैसे ही काम किया है तुमने, और जो मेरी दूसरी स्पिरिट्स थीं उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। अब आएगा मज़ा इन लोगों को। अब इनके पैरों तले ज़मीन खिसकेगी और इनके तोते उड़ जाएंगे। मैं इन सभी को दिमागी दौरे के साथ में छोड़कर जाना चाहता हूँ। मतलब कहता है कि इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, ऐसा हो गया है कि जैसे दिमाग के दौरे पड़ रहे हों। तो मैं अब इन्हें इसी कंडीशन में छोड़कर फर्डिनेंड और अपनी प्यारी बेटी मिरांडा के पास में जाना चाहता हूँ। इसके बाद प्रोस्पेरो वहाँ से चला जाता है। गोंज़ालो खुदा का नाम पढ़ता है और अलोंसो से कहता है, सर क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों खड़े हैं, ऐसे स्टेयर क्यों कर रहे हैं आप? अलोंसो कहता है, ओह ये मॉन्स्टर था। अलोंसो कहता है कि मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी हवा की लहर, एक तूफान ने प्रोस्पेरो का नाम पुकारा हो। ऐसा लगा कि ठंडर ने प्रोस्पेरो का नाम पुकारा हो। प्रोस्पेरो जिसके साथ मैंने नाइंसाफ़ी करी थी, धोखा दिया था, उसको मिलान से बाहर निकाल दिया था मैंने, और क्योंकि मैंने प्रोस्पेरो के साथ गलत किया था इसलिए मेरा बेटा फर्डिनेंड भी मर चुका है। बहुत नीचे समुंदर में डूब चुका है फर्डिनेंड, और अब मैं भी फर्डिनेंड को ढूंढने के लिए समुंदर में जाऊंगा और उसी की तरह डूबकर मर जाऊंगा, उसी के बराबर में लेट जाऊंगा। इसके बाद अलोंसो वहाँ से चला जाता है। सेबेस्टियन कहता है, चाहे जो कुछ भी हो लेकिन मैं फ़ाइट ज़रूर करूंगा इसके साथ। एंटोनियो भी कहता है, हाँ लड़ाई करूंगा मैं भी। इतना कहकर एंटोनियो और सेबेस्टियन वहाँ से चले जाते हैं। गोंज़ालो कहता है कि ये तीनों, सेबेस्टियन, एंटोनियो और अलोंसो, तीनों लोग बहुत परेशान हो गए हैं, डिप्रेस्ड हो गए हैं। हमें इन्हें फॉलो करना होगा, कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा लें। हमें इन्हें संभालना होगा, समझाना होगा। एड्रियन कहता है, ठीक है सर, ठीक है, हम इन्हें फॉलो करते हैं और मैं खुदा से दुआ करता हूँ। और यहीं पर हमारा एक्ट 3 सीन 3 ख़त्म हो जाता है। अब प्रोस्पेरो इन सब के साथ में क्या करेगा ये हमें आगे की कहानी में पता लगेगा, और आगे की कहानी देखने के लिए अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आपको द टेम्पेस्ट के सभी एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।